सभी को नमस्ते। बीएससी पार्ट थर्ड में अपने एक पुस्तक है क्वांटम यांत्रिकी। इसमें पहला जो अध्याय है वह है क्वांटम यांत्रिकी का आधार। तो इस अध्याय में यह बताया गया है कि भौतिकी का जो चिरसम्मत सिद्धांत है वह कुछ भौतिक घटनाओं की व्याख्या करने में असफल रहा। उन घटनाओं की जो व्याख्या है वो क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की गई। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि क्वांटम सिद्धांत क्या है। तो वे भौतिकीय घटनाएं जिनमें द्रव्य के साथ विकिरण की अन्योन्य क्रिया होती है, उन घटनाओं की व्याख्या चिरसम्मत यांत्रिकी के द्वारा नहीं की जा सकती है। इन घटनाओं की व्याख्या क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की जाती है। अब देखते हैं ये घटनाएं कौन कौन सी हैं। तो इनमें पहली जो घटना है वह है कृष्णिका पिंड विकिरण। तो कृष्णिका पिंड विकिरण क्या होता है? वह पिंड जो अपने पृष्ठ पर आपतित संपूर्ण विकिरण को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है, कृष्ण पिंड कहलाता है। कृष्ण पिंड को विभिन्न तापों पर रखकर उससे उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा का विभिन्न तरंगदैर्ध्यों में वितरण वक्र खींचते हैं तो यह वक्र निम्न प्रकार प्राप्त होता है एवं इस वक्र से निम्न निष्कर्ष निकलते हैं। तो यह वक्र जो है वह तरंगदैर्ध्य और उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा के मध्य खींचा गया है। तो जब तरंगदैर्ध्य और उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा के मध्य वक्र खींचते हैं तो भिन्न भिन्न तापों के लिए ये वक्र भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। जैसे ये पहला जो वक्र है वह 1646 केल्विन ताप के लिए है, दूसरा वक्र जो है 1449 केल्विन के लिए है, तीसरा 1259 केल्विन के लिए, चौथा जो वक्र है 1095 केल्विन के लिए और अंतिम जो वक्र है वह है 998 केल्विन। यानी जैसे ताप जो है वो इन वक्रों के अलग अलग हैं और ये जो ताप है ये ताप कृष्णिका विकिरण के लिए है। तो इनके आधार पर क्या निष्कर्ष निकलता है कि प्रत्येक ताप पर विकिरण ऊर्जा का जो मान है वो शून्य से लेकर अनंत तक चलता है एवं सभी तरंगदैर्ध्यों के लिए वितरण वक्र जो है वो सतत रहता है। यानी वक्र यहाँ से शुरू होता है और अनंत की ओर जाता है सभी तापों के लिए। देखिए यह कहता है कि लैम्डा का मान बढ़ने पर यानी तरंगदैर्ध्य का मान बढ़ने पर उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा का मान भी बढ़ता है और लैम्डा का मान एक निश्चित मान पर लैम्डा के एक निश्चित मान पर उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा ई लैम्डा का जो मान है वो अधिकतम हो जाता है यहाँ पर और उसके पश्चात लैम्डा का यानी तरंगदैर्ध्य का मान बढ़ाने पर ई लैम्डा का मान घटता है। अर्थात प्रत्येक एवं अंत में यह अनंत तरंगदैर्ध्य के लिए उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा का मान जो है वो शून्य हो जाता है। अर्थात प्रत्येक ताप पर जो है वो कृष्णिका विकिरण का जो वर्णक्रम है या कृष्णिका पिंड का जो वर्णक्रम है वो सतत रहता है। दूसरा जो इसका गुण है वह है कि प्रत्येक ताप पर वक्र का लैम्डा अक्ष से घिरा जो क्षेत्रफल है वह कृष्णिका पिंड द्वारा उत्सर्जित संपूर्ण ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। यानी ये जो वक्र है इस वक्र और इस अक्ष के मध्य का जो क्षेत्रफल है, इन वक्रों और अक्ष के मध्य का जो क्षेत्रफल है वह किसको दर्शाता है? संपूर्ण ऊर्जा को दर्शाता है। तीसरा जो गुण है वह है कि जैसे जैसे ताप बढ़ता है लैम्डा के सभी मानों के लिए उत्सर्जित ऊर्जा का मान भी ताप के साथ तेज़ी से बढ़ता है। उत्सर्जित ऊर्जा का जो मान होगा वह ताप के साथ तेज़ी से बढ़ता है। देखो ये ऊपर वक्र ऊपर जा रहे हैं ये। चौथा जो गुण है कि जैसे जैसे पिंड का ताप बढ़ता है अधिकतम उत्सर्जित ऊर्जा के संगत तरंगदैर्ध्य का मान घटता है। अर्थात वक्र का जो शिखर है वह कम तरंगदैर्ध्य की ओर सरकता है। यह जो शिखर है ना यह है उच्चतम बिंदु, यह कम तरंगदैर्ध्य की ओर खिसकेगा। और पांचवा जो गुण है वह है अधिकतम तीव्र उत्सर्जन के संगत तरंगदैर्ध्य लैम्डा का जो मान है वह पिंड के परम ताप T के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात लैम्डा m जो है वो रिवर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगी 1/T, रिवर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगी T के या 1/T के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो यह कृष्णिका विकिरण पहला उदाहरण है जिसकी व्याख्या हम क्वांटम सिद्धांत के आधार पर करते हैं। दूसरा जो आपका उदाहरण है वह है प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो जब किसी धातु की सतह पर पराबैंगनी प्रकाश अथवा एक्स किरणें डाली जाती है तो धातु तल पर इलेक्ट्रॉन मुक्त
होकर उत्सर्जित होने लगते हैं। यह जो घटना है, यह घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। इस प्रकाश विद्युत प्रभाव के निम्न चरण होते हैं या निम्नलिखित इसके तथ्य होते हैं कि पहला जो तथ्य है वह है कि प्रकाश का जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन है वह तभी संभव है जब धातु तल पर आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति है वह एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति से अधिक हो। यह न्यूनतम आवृत्ति धातु तल की देहली आवृत्ति ν0 कहलाती है। ये प्रयोग वही कक्षा 12 वाला प्रयोग है। तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन तभी होगा जब आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति है वो एक न्यूनतम आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक होगी। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। दूसरा है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा जो है वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, न कि आपतित प्रकाश की तीव्रता पर। महत्वपूर्ण बात है कि गतिज ऊर्जा जो है अधिकतम वह है आवृत्ति पर निर्भर करती है, तीव्रता पर नहीं करती है। और तीसरा जो है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो तीव्रता पर निर्भर करती है। महत्वपूर्ण चीज़ नोट करने लायक है कि इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा जो है वो आवृत्ति पर निर्भर करती है, जबकि इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो तीव्रता पर निर्भर करती है। चौथा जो इसका गुण है वह है कि धातु की सतह पर प्रकाश के गिरते ही इलेक्ट्रॉन जो है वो उत्सर्जित होने लगते हैं, अर्थात इसमें समय पश्चता नहीं होती है। जैसे ही प्रकाश धातु की सतह पर गिरेगा इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाएगा। अब इस प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के अनुसार जो प्रकाश जो है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल या पैकेट्स के रूप में रहता है। इन पैकेट्स को हम फोटोन कहते हैं। प्रत्येक फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो hν होती है। ν का मान c/λ होता है, तो hν का मान जो है वो hc/λ भी हम लिख सकते हैं। आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश की जो तीव्रता है वो इन्हीं फोटोनों की संख्या पर निर्भर करती है। जब ν आवृत्ति का विकिरण जो है वो किसी धातु की सतह पर डाला जाता है तो प्रत्येक आपतित फोटोन की जो ऊर्जा है वो hν हो जाती है, जो कि धातु के भीतर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को प्राप्त होती है। इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा का कुछ भाग जो है वो अपने को धातु की सतह से मुक्त कराने में व्यय कर देता है, एवं शेष भाग जो है वो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में काम आ जाता है। अर्थात फोटोन की जो कुल ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन ग्रहण तो कर लेता है, लेकिन इस ऊर्जा का कुछ भाग जो है वो इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से मुक्त कराने के काम आ जाता है, एवं शेष भाग जो है वो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में काम आ जाता है। तो यह hν जो है वो इसके दो भाग हो गए, φ + 1/2 mv²। φ जो है वो इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से मुक्त करवाने में काम आई ऊर्जा है, और 1/2 mv² उस मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है। यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता बदल देते हैं तो धातु के तल पर गिरने वाले फोटोनों की संख्या भी बदल जाती है, जिससे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो बदलती रहती है। इसके पश्चात आपका तीसरा जो प्रभाव है जिसकी व्याख्या हम चिर समझ सिद्धांत के आधार पर नहीं कर सकते वह है कॉम्पटन प्रभाव। तो जब एक वर्णी एक्स किरण पुंज जो है इसको हम किसी पदार्थ या जैसे कार्बन पर आपतित करवाते हैं तो प्रकीर्णित विकिरण के दो अवयव बनते हैं। पहला जो अवयव है वह है अपरिवर्तित विकिरण, और दूसरा जो अवयव बनता है वह है परिवर्तित विकिरण। अपरिवर्तित विकिरण वह होती है जिसकी तरंग दैर्ध्य आपतित विकिरण के समान होती है एवं दिशा भी वही रहती है, जबकि परिवर्तित विकिरण वह होती है जिसकी तरंग दैर्ध्य आपतित विकिरण की तरंग दैर्ध्य से अधिक होती है एवं दिशा भी भिन्न होती है। तो परिवर्तित विकिरण की तरंग दैर्ध्य आपतित विकिरण की तरंग दैर्ध्य से जितनी अधिक होती है, यह कितनी अधिक होती है इसका मान प्रकीर्णन कोण पर निर्भर करता है। यह घटना जो है वो कॉम्पटन प्रभाव कहलाती है, तथा तरंग दैर्ध्य का जो अंतर है आपतित विकिरण एवं परिवर्तित विकिरण की तरंग दैर्ध्य का जो अंतर है वह अंतर कॉम्पटन विस्थापन कहलाता है। जैसे जैसे प्रकीर्णन कोण का मान बढ़ता है वैसे वैसे विकिरण की तीव्रता भी बढ़ती है। तो कॉम्पटन प्रभाव के अंदर ये दिखाया गया है कि एक आपतित विकिरण है जिसकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा है,
यह प्रकीर्णन पदार्थ पर आपतित होती है एवं इस पर आपतित होते ही एक प्रकीर्णित विकिरण इधर चली जाती है, जबकि प्रक्षिप्त इलेक्ट्रॉन जो है उसकी जो दिशा है वो इधर आ जाती है। इसमें ये बता रहे हैं कि क्वांटम के अनुसार प्रकीर्णन की क्रिया में एक फोटोन व प्रकीर्णक के मुक्त इलेक्ट्रॉन के बीच प्रत्यास्थ संघट होती है, यानी प्रत्यास्थ टक्कर होती है, जिसमें ऊर्जा एवं संवेग जो है वो संरक्षित रहते हैं। जब फोटोन प्रकीर्णन पर आपतित होता है तो अपनी कुछ ऊर्जा व संवेग प्रकीर्णक से मुक्त इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए देता है। फलस्वरूप फोटोन की ऊर्जा व संवेग कम हो जाते हैं एवं फोटोन की तरंगदैर्ध्य बढ़ जाती है। इस प्रकार मुक्त इलेक्ट्रॉन को प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यदि प्रकीर्णित फोटोन की तरंगदैर्ध्य लैम्डा है तो इसका क्वांटम विस्थापन जो है वो इस सूत्र द्वारा दिया जाता है, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा बराबर एच m0c1 माइनस cos फाई। यहाँ m0 जो है वो इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान है, h जो है वो प्लांक नियतांक है जिसका मान 6.6 गुणा 10 की घात माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड होता है, और c जो है वो प्रकाश की चाल है जिसका मान भी आप जानते हो 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड, एवं फाई जो है वो प्रकीर्णन कोण है। इसके अलावा जो प्रभाव है वह है निम्न ताप पर ठोस की विशिष्ट ऊष्मा। तो ड्यूलॉन्ग इसको की जो व्याख्या है वो ड्यूलॉन्ग एवं पेटिट के अनुसार की गई। तो ड्यूलॉन्ग एवं पेटिट ने क्या कहा कि प्रत्येक ठोस की जो परमाणु विशिष्ट ऊष्मा है उसका मान जो है वो नियत रहता है एवं यह मान जो है वो 3R रहता है। यहाँ R जो है वो गैस का सार्वत्रिक गैस नियतांक है, लेकिन यह नियम जो है वो केवल साधारण एवं उच्च ताप के लिए सत्य होता है, निम्न ताप के लिए नहीं, क्योंकि निम्न ताप पर ताप घटने के साथ साथ ठोस की परमाणुीय विशिष्ट ऊष्मा भी घटती है एवं परम शून्य ताप पर शून्य हो जाती है। ताप के साथ ठोस की विशिष्ट ऊष्मा में परिवर्तन जो है यह व्याख्या आइंस्टीन के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार दी जाती है। इसके अनुसार ठोस का प्रत्येक परमाणु त्रिविमीय आवर्ती दोलित्र होता है जिसकी आवृत्ति न्यू होती है एवं इस परमाणु की विशिष्ट ऊष्मा जो है वो इस सूत्र है Cv बराबर 3R h न्यू बटा kT की स्क्वायर e टू द पावर h न्यू अपॉन kT अपॉन e टू द पावर h न्यू अपॉन kT माइनस 1 की स्क्वायर द्वारा दी जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट जो आपका प्रयोग है जिसकी व्याख्या चिरसमझ सिद्धांत के आधार पर नहीं की जाती वह है फ्रैंकल हर्ट्ज प्रयोग। इसके अनुसार परमाणु की केवल कुछ विविक्त ऊर्जा अवस्थाएं ही संभव होती है, अर्थात परमाणु कुछ निश्चित ऊर्जाएं ही अवशोषित या उत्सर्जित कर सकता है। यदि उत्सर्जित या अवशोषित विकिरण की आवृत्ति न्यू है तो परमाणु द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा जो है वो h न्यू 2h न्यू 3h न्यू यानी h न्यू के पूर्ण गुणांक के रूप में ही हो सकती है। नेक्स्ट जो प्रयोग है वह है स्टर्न गर्लनेक का प्रयोग। इसके अनुसार असममांगी चुंबकीय क्षेत्र में परमाणु के चुंबकीय आघूर्ण सदिश की केवल विविध दिशाएं ही संभव हो सकती है, यानी सतत दिशा या सतत उत्सर्जन जो है वो संभव नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट जो प्रयोग है वह है डेविसन जर्मर का प्रयोग। डेविसन जर्मर ने क्या किया कि इलेक्ट्रॉनों के पुंज को धात्विक लक्ष्य पर टकराकर उनके का विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त किया एवं बताया कि इलेक्ट्रॉनों का जो विवर्तन प्रतिरूप होता है वह भी एक ग्रेटिंग से प्राप्त विवर्तन प्रतिरूप के समान ही होता है। इसमें भी कोई अलग से व्याख्या नहीं होती एवं यह सिद्धांत जो है वह भी चिरसमझ सिद्धांत के आधार पर नहीं समझाया जा सका, इसकी व्याख्या भी क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की गई। इसके अलावा एक अन्य प्रयोग जो है वो रेखीय स्पेक्ट्रम का है। रेखीय स्पेक्ट्रम के अंतर्गत जब किसी नली में अल्प दाब पर भरी गैस में विद्युत विसर्जन उत्पन्न किया जाता है तो इससे उत्सर्जित प्रकाश में केवल विविध तरंगदैर्ध्य होती है एवं ये तरंगदैर्ध्य उस परमाणु विशेष का लाक्षणिक गुण दर्शाती है।
तो इस प्रकार जो 7-8 प्रयोग अपन ने देखे हैं लघु रूप में, ये सभी प्रयोग वे हैं जिनकी व्याख्या जो है वो प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की जाती है, चिरसम्मत सिद्धांत के आधार पर नहीं की जाती। तो इस प्रकार अपना आज का जो टॉपिक है वो समाप्त हुआ। इसको आप देखिएगा, इस पर आधारित प्रश्नों के लिए गृह कार्य आपको दे दिया जाएगा एवं उस गृह कार्य को हल करके आपको वापस व्हाट्सएप पे भेजना होगा। धन्यवाद।